बुलेटिन की शुरुआत बारिश और बाढ़ की तस्वीरों के साथ करेंगे, क्योंकि लगातार दूसरे दिन हो रही बारिश से दिल्ली में सब कुछ पानी पानी हो चुका है। आसमानी आफत दिल्ली में किस तरीके से बरसी है, ये इन 6 तस्वीरों में साफ हो रहा है। मंडावली, आईटीओ, मयूर विहार, फिरोज शाह रोड, गाजीपुर और कृषि भवन, ये 6 जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आधी रात से लेकर सुबह तक की बारिश ने दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाकों को डुबो दिया है। दिल्ली में बारिश की ये जो 6 तस्वीरें हैं, इनसे साफ होता है कि दिल्ली के इन इलाकों में बारिश ने किस कदर तांडव मचाया है। सबसे बुरा हाल गुरुग्राम का कल नजर आया, जहां 3 घंटे की बारिश में पूरा शहर बेहाल हो गया। सड़कों पर नावें चलने लगी। गोल्फर ज्योति रंधावा बोट पर दिखाई दिए। कुछ और शहरों की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। रुद्रप्रयाग, भुवनेश्वर, वडोदरा, सूरत, उधम सिंह नगर और लुधियाना, जहां पर कुछ ऐसा ही सूरत हाल है। बारिश ने इन तमाम शहरों को डुबो दिया है। ये व्यवस्था की पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं। किस कदर अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए, लगातार हो जाए, तो शहर के शहर डूब जाते हैं। प्रहलादपुर का इलाका दिल्ली का, थोड़ी देर पहले की तस्वीर, पूरी बस आप एक तरीके से देखिए तो डूबी हुई दिखाई दे रही है। यहां पर ये जो सड़क है, इसका ये हाल है कि यहां पर सामान्य यातायात नहीं चल सकता है। प्रहलादपुर की ये तस्वीर, जहां पर बारिश ने सब कुछ डुबो दिया है। तेज बारिश से कई इलाकों में जल भराव की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाया कि कैसे राजधानी की पोल खोलती ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से एमसीडी की व्यवस्था है, कैसे यहां पर नालों का सैनिटाइजेशन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से सड़कें भर जाती हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के मंडावली इलाके में मौजूद हूं और बारिश की वजह से अगर आप यहां पर देखें तो वाटर लॉगिंग यहां पर हो चुकी है। जो गाड़ियां हैं वो किस तरीके से इस सड़क को पार कर रही हैं, वो तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से इसी तरह की बारिश हो रही है और बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति बन गई है। अगर कल की बात करें, कल जो तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के लोगों ने देखी, शायद उससे पहले कभी नहीं देखी। गुरुग्राम में बोट चलाने तक की स्थिति आ गई थी और इस तरीके से जो ऑटो है वो जो यहाँ पर वाटर लॉगिंग है, काफी रुक रुक कर गाड़ियाँ यहाँ से चल रही हैं। तो ये स्थिति दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी भारी बारिश होगी दिल्ली एनसीआर में और ऐसे में इस तरह की वाटर लॉगिंग की तस्वीरें आपको दिल्ली एनसीआर से देखने को मिलेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि अभी और तेज बारिश होगी, ऐसे में वाटर लॉगिंग और जाम की स्थिति दिल्ली में देखने को मिल सकती है। इस वक्त मैं दिल्ली के मंडावली अंडरपास पर हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, कल रात रुक रुक कर बारिश हुई थी और कल जो बारिश हुई थी उससे इस अंडरपास के अंदर पानी भर गया है। ये जो ट्रक आप सामने देख पा रहे हैं, मिनी ट्रक निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं निकल पाया। ऑटो यहाँ से ऑटो चालक है वो ले जाने की कोशिश कर रहा है, देख पा रहे हैं वो निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है। लेकिन दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इसी तरीके की वाटर लॉगिंग है। अगर देखें यहाँ पर तो ये लोग हैं जो अपने घरों से कामकाज के लिए निकल रहे थे, जरूरी कामों के लिए निकल रहे थे, लेकिन ये अब ये सोच रहे हैं कि आखिर जो ये बारिश के पानी से दरिया बन चुका है अंडरपास, आखिर इसको कैसे पार करें। यह स्थिति। आप कहाँ जा रहे थे सर? मैं जा रहा था किसी काम से जा रहे थे? शादरा अपने ऑफिस जा रहा था। तो ये वाटर लॉगिंग से पानी भरा हुआ है तो कैसे जाए? तो ये देखिए ये स्थिति है यहाँ पर और इसी तरीके से जो लोग आ रहे हैं। सर आप कहाँ जा रहे थे? बस मेरा आगे बुकिंग है। बुकिंग है? इससे आप ऊपर जाकर देखिए ना कितना पानी लगा है। आप ऊपर इसी के ऊपर देखिए। अच्छा। बहुत भयानक। आप यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी? मतलब ये पानी क्यों तक देख रहा हूँ। नहीं, पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में लगातार रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। इस बारिश से दिल्ली एनसीआर वालों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन साथ ही साथ बारिश मुसीबत भी लेकर आई है। दिल्ली और एनसीआर में जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की तस्वीरें पिछले 2 दिनों में आई हैं, वो काफी ज्यादा सवाल खड़े करती हैं स्थानीय प्रशासन पर, चाहे दिल्ली की बात करें या गुरुग्राम की। इस वक्त मैं आईटीओ के बेहद नजदीक हूँ और ये आईपी पावर स्टेशन का इलाका है। सड़क देखिए तो ये राजधानी की सड़क है। ये पूरा वाटर लॉगिंग यहाँ हो गया, जबकि दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहाँ पर कई दफ्तर भी हैं सरकारी। और ये देखिए सड़क का नज़ारा, वाटर लॉगिंग किस तरीके से हुई है। अगर कल की बारिश की बात करें तो गुरुग्राम में
बोट चलाने तक की नौबत आ गई थी। दिल्ली के कई इलाकों में इसी तरीके की वाटर लॉगिंग हुई थी, जिस वजह से काफ़ी ट्रैफिक जैम हुआ था। लेकिन ये जरा सी बारिश में अगर देखें आप तो सड़कों के दोनों ही तरफ इसी तरीके से वाटर लॉगिंग है। दिल्ली के कई इलाकों में इसी तरह की वाटर लॉगिंग है। तो पानी ना बरसे तो गर्मी से बेहाल दिल्ली, पानी बरसे तो इस तरीके से वाटर लॉगिंग। दिल्ली का हाल तो आपने देख लिया, अब आपको दिखाते हैं गुरुग्राम का हाल। कल 3 घंटे की मूसलाधार बारिश में मिलेनियम सिटी का दम निकल गया। शहर के कई इलाके समंदर जैसे हो गए। करोड़ों की कोठियों में रहने वालों को लग्जरी कार छोड़कर बोट का सहारा लेना पड़ गया। ये देश की साइबर सिटी है। इसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। देश के चंद महंगे शहरों में से एक है ये। लेकिन यहां का हाल देख लीजिए। चंद घंटे की मूसलाधार बारिश में बुनियादी ढांचे की चूलें हिल गई। सड़कों पर दरिया बहने लगा। मोहल्लों में नावें चलने लगीं। जो कहीं जाने के लिए निकले थे उन पर आफत आ गई। कहीं बाइक फंसी तो कहीं गाड़ियां फंसी। ये गुरुग्राम के पौष इलाके सोहना रोड की तस्वीर है। भारी बारिश से इतना पानी जमा हो गया कि सड़कों पर चमचमाती गाड़ियों की जगह नाव चलने लगी। टेलीविजन स्क्रीन पर जो बोट नजर आ रही है उस पर मशहूर गोल्फर ज्योति रंधावा सवार हैं। गोल्फर रंधावा सोहना रोड स्थित आलिशान सोसाइटी तत्वम विला में रहते हैं। इस सोसाइटी में एक विला की कीमत करीब 10 करोड़ बताई जाती है। लेकिन करोड़ों के विला में रहने वाले एक ही बारिश में लग्जरी गाड़ियों से बोट पर आ गए। अब जरा गुरुग्राम के महंगे इलाकों में एक गोल्फ कोर्स रोड की तस्वीर देख लीजिए। आलिशान गगनचुंबी मॉल के सामने पूरी सड़क दोनों तरफ पानी में डूबी नजर आ रही है। आपको बता दें कि यह बुधवार दोपहर की तस्वीर है। चंद घंटे की बारिश ने देश के साइबर सिटी को सैलाब सिटी में तब्दील कर दिया। पानी के प्रहार के सामने मानो सबने सरेंडर कर दिया। यहां इस कार का हाल देखिए, पूरी डूब चुकी है और कार से उतरकर लोग तैरकर सड़क पार कर रहे हैं। अंडरपास पर पानी के बहाव ने सैलाब का रूप ले लिया है और लहरें अंडरपास की छत को छू रही हैं। सड़कों पर दूर दूर तक पानी और जाम के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें बदहाल शहर की कहानी बयां कर रही हैं। बाइक वालों का तो और भी बुरा हाल है। दोपहिया गाड़ी का भागना तो दूर, पैदल गाड़ी निकालना भी मुश्किल हो गया है। जिस गुरुग्राम की गिनती देश के सबसे एडवांस शहरों में होती है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, आसमान से बात करती इमारतें हैं, वो शहर चंद घंटे की बारिश में डूब जाता है। सड़कें नदियां बन जाती हैं और चौराहे संगम। जाम तो गुरुग्राम की नियति बन चुका है। लेकिन जब बारिश होती है तो ये किसी आपदा से कम नहीं होता। गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है, सड़कों पर घंटों बीत जाते हैं। बारिश की तैयारियों को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन सब पानी में डूब जाते हैं। कितनी देर हो गई आपको जाम में? 2.5 घंटे हो गए। कितने बजे आए थे आप यहाँ? मैं 9:30 बजे आया। अच्छा, तो कहाँ जाना है आपने? ये सेक्टर 34 में जाना। तो आगे तो रास्ता बंद है, अब कैसे करेंगे आप? बैठे हैं यहाँ, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। आगे अभी तो हमें नहीं लगता है कि 2-3 घंटा और खुलेगा, क्योंकि आगे तो पानी भरा हुआ है। अगर हम जाएंगे तो गाड़ी डूब जाएगी। कहाँ जाना था आपको? किधर जाना था? हमें तो रेवाड़ी जाना था।
लेकिन अभी हम वापस रिटर्न जाएंगे। आखिर दुनिया भर को तकनीकी देने वाले इस शहर का बारिश में सिस्टम कैसे फेल हो जाता है? जब बुधवार को पहले से भारी बारिश का अनुमान था तो तैयारी क्यों नहीं पुख्ता की गई थी? जैसा कि मैंने कहा कि ये साउथ दिल्ली में और थोड़ा गुड़गांव से जुड़े क्षेत्र में जब वो सेल बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा था हमारे रडार में, उसने ज्यादा वर्षा जो है इस क्षेत्र में दी है और उसी के चलते जैसा कि हमने कहा कि हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वर्षा ज्यादा होगी, वाटर लॉगिंग होगी लो लाइंग एरिया में और ट्रैफिक वगैरह में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसलिए ट्रैफिक ये भी कहा गया था लोगों को कि एडवाइजरी सुन के ही बाहर निकलेगा। हर बारिश में साइबर सिटी क्यों डूब जाती है, जो हर साल बारिश में ये शहर पूछता है। कैलेंडर में साल बदल जाते हैं लेकिन गुरुग्राम की ये तस्वीरें नहीं बदलती। गुरुग्राम से राम किंकर सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। बारिश में अगर स्मार्ट सिटी ही डूबने लगे तो बाकी इलाकों का क्या हाल होगा, ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है। दरअसल आपको दिखा देते हैं यूपी, उत्तराखंड और गुजरात के कुछ शहरों का हाल। रुद्रप्रयाग, भुवनेश्वर, वडोदरा, सूरत, उधम सिंह नगर और लुधियाना की तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे रुक रुक कर और धीमी गति से यहां पर ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये समझ पाना मुश्किल है कि सड़क कहां पर है और गड्ढा कहां पर है। ऐसे में लोग एहतियात बरत रहे हैं और खास तौर पर मौसम विभाग ने कहा है कि इसी तरीके से आने वाले वक्त में बारिश जारी रह सकती है। छह तस्वीरें आपके सामने और लगभग एक जैसा ही हाल इन तमाम शहरों का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गुजरात के तमाम शहर हो। गुजरात में आपको बता दें बीते कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। आसमान से जब आफत की शक्ल में बादल बरसे तो बिजनौर की लकड़हारान नदी ने रौद्र रूप इख्तियार कर लिया। ये हरिद्वार नजीबाबाद बाईपास है जिस पर नदी के पानी का कब्जा है। कहां सड़क और कहां नदी, किसी के लिए भी फर्क कर पाना मुश्किल है। इसी दुविधा में ये मेटाडोर गाड़ी नदी में समा गई। जब तक चालक का रेस्क्यू किया जाता तब तक पानी में डूबकर उसकी जान जा चुकी थी। तस्वीरें देखिए किस तरह गोताखोरों की मदद से गाड़ी से चालक को निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं। भारी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। सड़कों पर खड़े दोपहिया वाहन गिरे हुए हैं। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। घर के बाहर ही नहीं, अंदर भी पानी की घुसपैठ हुई है। घर के फर्नीचर बारिश में खराब हो गए हैं। शहर में सबसे ज्यादा बुरा हाल जोशियाड़ा इलाके में देखने को मिला। यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों का कहना है कि वे 15 साल से जल भराव की समस्या झेल रहे हैं। जगह जगह से भूस्खलन की भी तस्वीरें आ रही हैं। सड़कों पर मलबा गिरा हुआ है। सड़कें बंद होने से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बीच देहरादून से भी खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। देखिए कैसे बारिश में सड़क का एक हिस्सा ही गायब हो गया। सड़क पर विशाल का एक गड्ढा हो गया। जो सड़क बची है वो भी खतरे में है। सड़क में दरार आ चुकी है। बारिश के पानी के साथ पहाड़ों से नीचे मलबा भी गिरने लगा, जिससे लोग खौफ में आ गए। भारी बारिश से देहरादून की संकरी गलियों में पानी दौड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि घर में पानी घुस गया। लोगों की पूरी रात घर से पानी निकालने में गुजरी। नदियों के उफान पर आने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। अब मध्य प्रदेश के राजगढ़ का हाल देखिए। निचली बस्तियों के लिए मानो मुसीबत बरसी है। ब्यावरा शहर के मुख्य बाजार के अहिंसा द्वार क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजगढ़ रोड स्थित निचली बस्तियों में बने मकान आधे पानी में डूब गए। ब्यावरा शहर के मुख्य बाजार की सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। डूबी हुई बाइक और ठेले से पानी की गहराई का अंदाजा आप लगा सकते हैं।
गुजरात के वडोदरा शहर का हाल देख लीजिए। कल वडोदरा में जमकर बारिश हुई, बाजार स्विमिंग पूल बन गया। देखिए पानी में गुजरती कारों के बीच ये बच्चे किस कदर मस्ती कर रहे हैं। बाजार की दूसरी तस्वीर देखिए, कई बच्चे सड़क को स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। सड़कें पानी में लबालब हैं, गली मोहल्ले में पानी भर गया है। बुधवार को यहां जोरदार बारिश से जल जमाव हो गया। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में भी बादल जमकर बरसे। ये गोदावरी नदी की तस्वीरें हैं। नदी उफान पर है। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। आज तक ब्यूरो। और अब रुक करेंगे यूपी का, जहां एक बार फिर कई ऐसी वारदात सामने आई हैं जिसने कानून पर सवाल उठाए हैं। ना किसी का डर है इन लोगों को, ना ही किसी बात का भय है। भदोही से 3 दिन पहले गायब बेटी की नदी किनारे लाश मिली है। शक ये जताया जा रहा है कि दरिंदगी के बाद बेरहमी से इसकी हत्या कर दी गई। नाबालिग की हत्या से हड़कंप। अगवा कर बेटी से दरिंदगी। यूपी में ये क्या हो रहा है? लोग हैरान हैं, सन्न हैं। जिस लड़की की तलाश में घर वाले गांव वाले रात दिन एक किए हुए थे, उसकी नदी किनारे लाश मिली। लाश जली हुई थी, तेजाब डालकर जलाया गया था। शक है कि लड़की को अगवा कर दरिंदगी की गई और फिर बेरहमी से मार दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पहली नजर में ये रेप और हत्या का मामला बता रही है। प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि इसका मर्डर किया गया है और इसको बहुत ही बुरी कंडीशन कर दी गई है। डेड बॉडी फुल भी आई है। बाकी और चीज़ें तो पोस्टमार्टम से क्लियर होंगी। जलने की भी बात आ रही है। जलने का है, आ रही है, लेकिन अब ये लग नहीं रहा कि किस चीज़ से जली हुई है, लेकिन जलने का तो आ रहा है। परिजन सदमे में हैं तो गांव वाले गुस्से में हैं। वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दोषियों को फौरन पकड़ने की गुहार लगा रहे हैं। परिवार का शक पास के ईंट भट्टे चलाने वालों पर है। इस मामले में वो भैंस चराने गई थी 3 बजे और वहीं से वो गायब हो चुकी है। घर दोबारा वापस नहीं आई और वो भट्टे वाले का ही काम है। क्या किया होगा उसने? क्या लग रहा है आपको? वो हमको लग रहा है वो रेप करके और उसका मर्डर कर दिया है, उसके ऊपर तेजाब डाल के। मामला यूपी के भदोही के कोतवाली क्षेत्र का है। 3 दिन पहले 17 अगस्त को 17 साल की लड़की भैंस चराने गई थी, लेकिन लौटी नहीं। घर वालों ने काफी तलाशा, फिर पुलिस में शिकायत की। 2 दिन बाद लड़की मिली, लेकिन बेजान थी। पुलिस जांच की बात कर रही है। इसके लिए बाकायदा टीम भी बनाई गई है। लेकिन सवाल है कि यूपी में बदमाश इतने बेखौफ कैसे हैं? क्या उन्हें कानून का डर नहीं है? क्या उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है? अगर होता तो ऐसे कोई दिन दहाड़े लड़की को अगवा करता, उसके साथ दरिंदगी करता, उसे बर्बरता से मार देता। दिनेश कुमार, भदोही, आज तक। बात अब आगरा की करेंगे, जहां पर एक लेडी डॉक्टर की लाश मिली है। डॉक्टर की हत्या मामले में पुलिस ने परिवार की शिकायत पर एक डॉक्टर को हिरासत में भी लिया है। यूपी में डबल मर्डर से हड़कंप। पहले भदोही, फिर आगरा में हत्या। गायब लेडी डॉक्टर की मिली लाश। साथी डॉक्टर पर हत्या का शक। आगरा से दूर खाली प्लॉट में एक लड़की की लाश से हड़कंप मच गया। शाम तक लाश की शिनाख्त हुई तो वो डॉक्टर योगिता गौतम की निकली।
आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज से पास आउट डॉक्टर का फोन मंगलवार से ही नहीं लग रहा था। घर वाले हैरान परेशान थे। आगरा के थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी इस हाल में मिलेगी। योगिता के परिवार दिल्ली के रहने वाले हैं। बेटी के फोन न लगने से परेशान होकर वो कल ही आगरा पहुंचे। घर वालों का आरोप था कि उरई जालौन मेडिकल कॉलेज का मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक तिवारी उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था। बेटी ने एक दो बार मुझे बताया था, ये विवेक तिवारी है, डॉक्टर विवेक तिवारी, ये इनका पहले जहाँ से इन्होंने MBBS की थी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं मुरादाबाद में, वो 1 साल सीनियर था। और 1 साल सीनियर था, ये बार बार इसको टॉर्चर किया करता था। इसको टॉर्चर करने का केवल एक उद्देश्य था, तुम इससे शादी कर लो। इस बच्ची को ब्लैकमेल करके उसने वहाँ बुलाया और बुला करके उसको खींच लिया। ऐसा पता चल रहा CCTV से कि जैसे विंडो खुली उसको खींच लिया और खींच करके उसको ले गया और उसने जाके इसका मर्डर कर दिया। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश की। जहां योगिता की लाश मिली, उसके आसपास के CCTV को खंगाला और फिर डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया। हमारी दोनों टीमों ने मिलकर जालौन पुलिस से टाई अप करते हुए आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के आधार पर घटना किस प्रकार से की गई है, घटना में शामिल गाड़ी, अन्य जो पदार्थ, अन्य मटेरियल जिसका उपयोग किया होगा, जो इंजरी उसने पहुंचाई है, उन सभी चीजों को बरामद करते हुए घटना का अनावरण किया जाएगा। डॉक्टर योगिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसके मुताबिक उसके सिर और गले पर चोट के निशान हैं। इस रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि मरने से पहले महिला ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष भी किया। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। और इस मामले से जुड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। जिस विवेक तिवारी का नाम इस पूरे मामले में आ रहा है, उसे हिरासत में ले लिया गया था। उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस ने डॉक्टर विवेक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन मेडिकल कॉलेज की घटना, जहां पर आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ में डॉक्टर विवेक तिवारी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या बताया इस डॉक्टर ने? जी, डॉक्टर ने बताया है कि किस तरीके से इसने पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल डॉक्टर के मुताबिक 7 सालों से जो योगिता गौतम जो जूनियर डॉक्टर थी, जो दिल्ली की रहने वाली थी, उनका संबंध था, उनसे बातचीत थी। कुछ हत्या के 1 दिन पहले लड़की अचानक घर से लापता होती है और ये जो डॉक्टर है, जो उत्तर प्रदेश के ही दूसरे जिले में तैनात है, वो मिलने के लिए आता है। और जैसा कि डॉक्टर ने कबूलनामे में बताया कि दोनों के बीच कहासुनी होती है। उसके बाद जो जूनियर डॉक्टर है योगिता गौतम, उसकी हत्या कर देता है। तो इस मामले में जैसे ही परिवार वालों ने शिकायत की कि पहले से ही धमकी देता था डॉक्टर, उसके बाद पुलिस ने इस डॉक्टर को पकड़ा और उसने अपना गुनाह कबूला। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हो गई है। जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया है हत्या में, वो बरामद करने की पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन कोरोना से जुड़े आंकड़ों की अब बात करेंगे। पिछले कुछ दिन से कोरोना का ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। कल 69,652 मरीज सामने आए, जबकि 977 मरीजों की कोरोना से जान चली गई। कल के आंकड़ों को मिलाकर देश में कोरोना के मामले बढ़कर 28 लाख के पार हो गए हैं। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 21 लाख के करीब है। 53,866 लोगों की कोरोना से अब तक जान गई है। तो कोरोना केस की रफ्तार बढ़ रही है। इसमें बड़ा योगदान बिहार का है, जहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बिहार बाढ़ से ग्रसित है, लेकिन बिहार में 2 आपदाओं की जगह सुशांत केस छाया हुआ है। बिहार पुलिस जिंदाबाद, 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 पासवान जिंदाबाद, 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 सुशांत सिंह राजपूत अमर रहे। बिहार पुलिस जिंदाबाद, 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 पासवान जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत केस का जिम्मा CBI को सौंपने का फैसला सुनाया, पटना की सड़कों पर होली की रंगत भी नजर आई। दिवाली की आतिशबाजी भी दिखाई दी। सुशांत के प्रशंसकों की खुशियां परवान भी चढ़ी। एहसास हो रहा है कि इंसाफ के लिए जंग में आधी जीत तो मिल ही गई। बिहार के लाडले को न्याय मिलकर रहेगा।
अब बिहार की एक और तस्वीर को देखना भी आपके लिए जरूरी है। बिहार के कई जिले अभी भी बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। अब की बार बारिश इतनी हुई कि नदियों में सैलाब आ गया। नेपाल से पानी इतना छोड़ा गया कि उत्तर बिहार के जिले जलमग्न हो गए। बिहार में हालात गंभीर हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार में करीब 80 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 25 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो चुकी है। सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता संतोष जता रहे हैं, लेकिन जरा एक नजर बाढ़ से जूझते लाखों लोगों पर भी डालना जरूरी है। इनकी परेशानी को देखना और समझना भी जरूरी है। बेशक सुशांत के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो इंसाफ जरूरी है, लेकिन क्या जिन गरीबों ने अपना सब कुछ खो दिया है उनकी भी सुध लेना क्या जरूरी नहीं? बिहार में सिर्फ सुशांत और बाढ़ का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सूबा कोरोना से भी जंग लड़ रहा है। बाढ़ ने तो करीब दर्जन भर जिलों को ही जलमग्न किया है, लेकिन कोरोना तो समूचे राज्य में फैला है। बिहार में कोरोना के 80,330 केस हो चुके हैं और 476 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक दिन में 3,878 नए मरीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनमें से एक केस में जहां पहली जीत का जश्न है, तो वहीं बाकी 2 तस्वीरों में मुसीबत, मौत और मातम का मंजर है। उम्मीद है कि नीतीश सरकार इन 2 तस्वीरों को भी मुकम्मल और सुकून भरे अंजाम की ओर ले जाएगी। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे, जहां के हंदवाड़ा में 2 लश्कर आतंकियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में एक लश्कर का टॉप कमांडर नसीरुद्दीन लोन शामिल है। ये दोनों आतंकी हाल ही में नॉर्थ कश्मीर में सीआरपीएफ पर हुए हमले में शामिल थे। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बुधवार देर रात सुरक्षा बलों को उत्तरी कश्मीर में एक बड़ी सफलता तब मिली जब लश्कर के प्रमुख कमांडर नसीर को हंदवाड़ा में हुई एक मुठभेड़ में मारा गया। नसीर के साथ एक विदेशी आतंकी भी था और पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ समय में जो 2 बड़े हमले सीआरपीएफ पर सोपोर और हंदवाड़ा में हुए, उसमें नसीर ही शामिल था। अगर पिछले 48 घंटों की बात करें तो लश्कर के 5 प्रमुख कमांडर उत्तरी कश्मीर में मारे गए हैं।